नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के सेट नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? दोस्तों, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों ये लाल त्रिकोणीय होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसकी प्रमुख कुछ पॉइंटों की बात कर लें, जैसे सफ़ेद झंडा हुआ। सफ़ेद झंडा का संधि या समर्पण इसका होता है। संधि या समर्पण इसका होता है। वही दोस्तों बात करें लाल त्रिकोण का, तो दोस्तों इसका होता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग होता है। अगर वही दोस्तों लाल प्रकाश की बात करें, तो लाल प्रकाश का दोस्तों इसका होता है खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है। वही दोस्तों बात करें चक्र का, तो ये चक्र जो होता है ये प्रगति का प्रतीक होता है। प्रगति का प्रतीक ही होता है। तो ये सब कुछ प्रमुख पॉइंट थे जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? दोस्तों बात की जा रही है स्वराज की मांग की गई थी, ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये जो है ये कोलकाता अधिवेशन 1956 में दोस्तों ये हुआ था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। वही तो बात करें, पहली बार स्वराज की मांग कोलकाता अधिवेशन 1906 में की गई थी। और तो पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन में 1906 में दोस्तों ये की गई थी। चलिए फिर दोस्तों ये पूर्ण स्वराज की मांग की दोस्तों बात करती है 1929 में की गई थी, ये लाहौर में। इसका दोस्तों पहली बार कोलकाता मांग 1906 में की गई थी, और दोस्तों ये पूर्ण रूप से मांग दोस्तों ये लाहौर में 1929 में की गई थी। इसका आंसर 1929 हो जाएगा, 1929। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी किस देश में अवस्थित है? दोस्तों कोटोपेक्सी की बात की जा रही है इक्वाडोर में अवस्थित है। और दोस्तों इक्वाडोर में अवस्थित कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा तथा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। और इसकी ऊंचाई की दोस्तों बात करें तो इसकी ऊंचाई है 5,897 दोस्तों इसकी ऊंचाई है। 5,897 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? दोस्तों वीरभूमि की बात करें तो ये जो है तो ये राजीव गांधी का दोस्तों ये समाधि स्थल है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा। और दोस्तों वही राजघाट की दोस्तों बात करें तो राजघाट जो दोस्तों ये महात्मा गांधी से है। तो ये राजघाट की दोस्तों बात करें राजघाट की, तो ये महात्मा गांधी से है। वही दोस्तों बात करें विजय घाट का, तो विजय घाट जो दोस्तों ये जो है तो ये लाल बहादुर शास्त्री का दोस्तों है। और वही शांति स्थल की दोस्तों बात करती है माता इंदिरा गांधी से। और शांति वन की दोस्तों बात करती है जवाहरलाल नेहरू से। और नारायण घाट की दोस्तों बात करती है गुलजारीलाल नंदा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों तो ये एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज दोस्तों ये जोधपुर में ही स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा यह उड़ीसा हो जाएगा चिल्का झील की। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर ही स्थित है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे की दोस्तों बात करें तो पहला दोस्तों ये हो गया जोजिला दर्रा, दूसरा हो गया काराकोरम दर्रा। और दोस्तों तीसरा दोस्तों बात करें तो ये पीर पंजाल दर्रा। और चौथा दोस्तों बात करें बनिहाल। और पांचवा की दोस्तों बात करें तो ये बुर्जिलिया प्रमुख ये जम्मू कश्मीर के दर्रा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? दोस्तों ये भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार किया गया था। और दोस्तों संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। और दोस्तों गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 19
1949 को 1949 को 26 गणतंत्र भारत में दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान के अमल में लाया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या हुआ, आंसर इसका बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों ये केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की दोस्तों बात करती है राजमुंद्री में दोस्तों ये अवस्थित है। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा राजमुंद्री हो जाएगा। और दोस्तों बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, दोस्तों ये नई दिल्ली में है, ये नई दिल्ली में है। वही दोस्तों बात करें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की, तो दोस्तों ये दोस्तों देहरादून में है, देहरादून में है। वही दोस्तों बात करें भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान का, तो ये मुंबई में है। और वही बात करें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का, तो ये इज्जतनगर में है, इज्जतनगर में स्थित है। ये सब कुछ प्रमुख पॉइंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है। दोस्तों ये भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का दोस्तों इसे ये राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। तो आंसर तो हो जाएगा सी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। और युद्धीय बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। और 44वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न है भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन व नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है। दोस्तों ये सेबी के पास होती है, दोस्तों ये सेबी के पास होती है। तो आंसर इस पर तो हो जाएगा ये हो जाएगा। और तो वही बात करें सेबी का फुल फॉर्म की दोस्तों बात करें तो ये होता दोस्तों ये सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का। अगला प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो है ये जेनेवा में ही स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा जेनेवा हो जाएगा। और दोस्तों WTO विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य सभी के लाभ के लिए व्यापार खोलना है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा जो कहाँ है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करती है 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है। दोस्तों ये भारत के 22 राजकीय भाषा को दोस्तों ये 8वीं अनुसूची में रखा गया। तो आंसर इसका तो दोस्तों हो जाएगा 8वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला प्रश्न है हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। ब्लैक बॉक्स की दोस्तों बात की जा रही है। और हवाई जहाज़ के इसका बोल रहा है कि इसका रंग कैसा होता है। तो दोस्तों इसका रंग नारंगी कलर का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर है और कई बार एग्जाम ये पूछ चुका है। और वो ये वायुयान में ब्लैक बॉक्स का नारंगी रंग होता है ताकि उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सफलता हो। और यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयान के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांच करता है। इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ये नारंगी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये लगभग मतलब ये 15 खिलाड़ी ही होते। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, 15 खिलाड़ी होते हैं। और ये क्रिकेट की दोस्तों बात करें तो ये क्रिकेट में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं। और दोस्तों फुटबॉल में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं। और हॉकी में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं। और दोस्तों बात करें बास्केटबॉल का तो बास्केटबॉल में तो दोस्तों ये 5 होते हैं। और बेसबॉल में दोस्तों बेसबॉल में 9 होता है। और रग्बी फुटबॉल में 15 होता है। वही दोस्तों बात करें पोलो में तो पोलो में दोस्तों ये 4 होता है, पोलो में 4 होता है। और दोस्तों बात करें वॉलीबॉल में तो वॉलीबॉल में 6 होता है। और कबड्डी में 7 होता है, कबड्डी में 7 होता है। और खो खो में 9 होता है, खो खो में ये 9 होता है। ये सब प्रमुख खेल, इसके बारे में कई बार एग्जाम पूछ सका, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है। तो इसके नाटक शूद्रक किसके लेखक है। तो आंसर इसका हो जाएगा शूद्रक हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है इस संस्कृत नाट्य के साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूप में है। इसमें
कुल 10 अंक है, इसमें कुल 10 अंक है और इसके रचनाकार महाराज फुदरक है और नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्रा जो आधुनिक पटना है। अगला प्रश्न है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित इसका है। तो आंसर इसका हो जाएगा बैडमिंटन, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य दोस्तों ये कर्नाटक है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ये कर्नाटक, इसका आंसर निकल जाएगा कर्नाटक। दोस्तों ये कर्नाटक जो है अकेले दोस्तों ये 71% करता है। और दोस्तों वही बात करें केरला का, तो केरल जो है तो केरल दोस्तों ये 21% करता है और तमिलनाडु जो है तो ये 5% ये करता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों ये मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, मुंबई इसका हो जाएगा। और मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है प्राकृतिक रूप से, और वही मुंबई के ही दक्षिण में बना हुआ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी नवा सेवा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत का आधे से ज़्यादा कंटेनर यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, मुंबई। अगला प्रश्न है एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो ये एक बैरल में 159 ये लीटर होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है? बौद्ध धर्म का प्रचार दोस्तों ये पाली भाषा में किया गया। तो आंसर इसका हो जाएगा पाली भाषा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आ जाएगा। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और बुद्ध ने अपने उपदेश कौशंबी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। और बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है केंद्र शासित राज्य दादर नगर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है? दोस्तों ये महाराष्ट्र के पास ये स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली का आंसर महाराष्ट्र आ जाएगा। और तो बात करें दादरा और नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग है, और यह दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और दोस्तों ये गुजरात के बीच दोस्तों ये स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारतीय फनफद के 2 फसलों के बीच अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? दोस्तों ये अधिकतम सीमा इसकी 6 मंथ से रखी गई है। और ये फनफद के 2 फसलों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। और इस प्रकार वर्ष में फनफद के कम से कम 2 फसल होने चाहिए, लेकिन साल में फनफद के 3 फसल होते हैं। जैसे बजट फसल जैसे हुआ बजट फसल जो है ये फरवरी से लेकर मई तक होता है। वो दोस्तों बात करें मानसून सत्र का, तो ये जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। और दोस्तों वही बात करें शीतकालीन सत्र का, तो ये नवंबर से लेकर ये दिसंबर तक ये होता है। ये 3 बजट भी ये बुलाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से? बुल एंड बियर शब्द का संबंध की दोस्तों बात की जा रही है। बुल एंड बियर दोस्तों ये संबंधित स्टॉक मार्केट से इसका संबंध है। तो आंसर इसका स्टॉक मार्केट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। और पुरस्कार में 11 लाख रुपये की धनराशि रखी गई है। और यह वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी इसमें दी जाती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से। अगला प्रश्न है निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। संधि विच्छेद दोस्तों इसमें से किसका सही है उसके बारे में बोल रहा है पहचानने के लिए। अब प्लस बोल रहा है दिग प्लस दर्पण दिग्दर्शन, बी में है दिग प्लस दर्पण दिग्दर्शन, तीसरा है जग प्लस दिश बराबर जगदीप, चौथा है कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ। इसमें से दोस्तों ये कौन सा सही है? दोस्तों ये बी पर देखिएगा दिग प्लस दर्पण, दोस्तों ये दिग्दर्शन, दोस्तों यही सही है, बात बाकी सभी ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द का सर्वोत्तम विलोम शब्द चुनिए। दोस्तों ये उल्टा शब्द बोल रहा है चुनने के लिए,
तो दोस्तों ये आर्द्र का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आर्द्र का उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों आर्द्र मतलब गीला होता है, तो गीला का दोस्तों हो जाएगा ये सूखा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। आंसर 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 अगला प्रश्न है दोस्तों, उन्नति का शब्द दोस्तों ये क्या होगा, उन्नति का उल्टा शब्द क्या होगा। उन्नति मतलब दोस्तों होता है आगे बढ़ना, इसको मान सकते हैं। इसका आगे दोस्तों ये अवनति इसका मान सकते हैं, उन्नति अवनति। अगला प्रश्न है, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। जो 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 दोस्तों संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को दोस्तों इसको बोलते हैं तद्भव, इसको बोला जाता है। तो आंसर इसको बोल सकते हैं तद्भव बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका, या खाए बुखाए जगिया पाए बुराए। ऊपर के दोहे में कनक का क्या अर्थ होता है दोस्तों। कनक की बात करें तो इसका दोस्तों होता है धतुरा, या इधर धतुरा एवं सोना होता है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा धतुरा या सोना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में त्रुटि है। तृष्णा तृष्णा कृष्णा या नमस्कार, इसमें से दोस्तों किस शब्द में त्रुटि है देखिएगा। तो ये ऑप्शन ए में है, ये गलत है। बाद में दोस्तों ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा मुहावरे का अर्थ युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है गाल बजाना, बढ़ चढ़ कर आत्म या प्रशंसा करना। दूसरा है दूध का धुला होना, इसका दोस्तों दिया गया है निष्कलंक होना। तीसरा है एक आंख से देखना, तो इसका भेदभाव करना। मुट्ठी में करना, वशीभूत करना। इसमें से दोस्तों बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी पर दोस्तों देखिएगा, एक आंख से देखना भेदभाव करना दोस्तों ये गलत है। तो आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरोह का विलोम क्या होगा। तो आरोह का दोस्तों विलोम क्या होगा। तो इसका दोस्तों अवरोह हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप तपस्विनी दोस्तों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 34 दोस्तों ये बी हो जाएगा। तपस्विनी शब्द हो जाएगा इसका, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द बोल रहा था। अगला प्रश्न है, चौमास में समास है। चौमास में समास कौन सा दोस्तों है। इसका दोस्तों देखिएगा चौमास में, तो ये द्विगु दोस्तों इसमें दिया गया है। तो आंसर इसका दोस्तों ये द्विगु समास चौमास में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। तो ये सोलर सेल में ये सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। तो आंसर दोस्तों इसका सिलिकॉन हो जाएगा। और ये जो है ये सोलर सेल में वो सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और सोलर सेल को प्रकाश वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। और यह सेल अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन गैलियम जर्मेनियम से बनी होती है। और सोलर सेल बनाने के लिए अर्धचालक पदार्थ की पतली परतों का विशेष क्रम में जोड़ा जाता है। जब सूर्य का प्रकाश इन परतों पर गिरता है तो इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और सोलर सेल बनाने में मुख्य रूप से सिलिकॉन का ही दोस्तों ये उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड से होता है। देखिएगा तो ये अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग दोस्तों ये अलग अलग होता है। और जो फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग दोस्तों ये 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा यही हो जाएगा 32 मीटर दोस्तों ये प्रति सेकंड, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है। अगला प्रश्न है, नेपच्यून की खोज किसने की थी। इसकी खोज ये गेले ने की थी, नेपच्यून की खोज की थी गेले ने। और यह जो है नेपच्यून ये जोहान गोटफ्रीड गाले बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में जर्मन क्रेडिस में एक जर्मन खगोलविद थे जिन्होंने 23 सितंबर 1846 को छात्र हेनरिक लुइस डिरेक्ट की सहायता से नेपच्यून ग्रह की खोज की थी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो ये लाल रक्त कण का दोस्तों ये निर्माण कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में दोस्तों ये होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा अस्थि मज्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेफड़ाओं में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है। तो फेफड़ाओं में रक्त पहुंचाने वाला अंग की दोस्तों बात करें तो ये हृदय का दायां आलिंद फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा हृदय का दायां आलिंद इसका हो जाएगा दायां आलिंद, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलोनियम की खोज किसने की थी।
पोलोनियम की खोज किसने की थी? दोस्तों ये पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। और यह जो है ये पोलोनियम को शुरुआत में रेडियम एफ नाम दिया गया था और इसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता दंपति मैडम क्यूरी और उनके पति पीरी क्यूरी ने 1898 में की थी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों ऑक्सीजन की खोज जो है ये सीले और प्रिस्टले के द्वारा ही किया गया था। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा, फीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। और यह जो है ऑक्सीजन की खोज का श्रेय 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। पहला है कार्ल विल्हेम्स सीले और दूसरा है जोसेफ प्रिस्टले। अगला प्रश्न है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो ये उसका आवर्तकाल जो ये घट जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा घट जाना। और यदि कोई व्यक्ति झूला झूलते झूलते खड़े हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा और अर्थात झूला जल्दी जल्दी तुलन करेगा। अगला प्रश्न है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो ये MMR का तो ये जो है ये मेसल्स, मम्प्स और रूबेला में ये दिया जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों ये भी हो जाएगा। और ये तीनों बीमारियों में ये दिया जाता है, खसरा, मम्प्स और रूबेल्स में दिया जाता है ये। अगला प्रश्न है, मशरूम में बहुतायत में क्या मिलता है? तो ये मशरूम बहुतायत में ये प्रोटीन ये उपलब्ध होता है। और मशरूम प्रोटीन की मात्रा की दोस्तों बात करिए लगभग में 30 से 35% तक प्रोटीन होती है। इसमें विशेष रूप से प्रोटीन की पहचान की शक्ति 60.70% तक होती है, जो वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन से भी अधिक ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन से होते हैं? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व ये फ्लोरीन ये होती है। जो आवर्त फार्दियम फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ये होती है। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल दोस्तों ये एमिनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। दोस्तों ये क्या चीज़ के सबसे बड़े स्रोत हैं? तो ये जो है ये केवल पोटेशियम का दोस्तों ये सबसे बड़े स्रोत है। तो आंसर इसका दोस्तों पोटेशियम हो जाएगा। और सेब एक फायदेमंद पोषक तत्व फल है और वैज्ञानिक भाषा में इसे मेलस डोमेस्टिका कहते हैं और इसका मूल स्थान मध्य एशिया है। और सेब काफ़ी पौष्टिक फल है। लाल रंग के सेब में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि लाल रंग का सेब एंटी एजिंग फल माना जाता है। और पीले और हरे रंग के सेब में क्यूरिसिटिन होता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। और सेब खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल दुरुस्त रहता है। सेब में अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं जिनमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है। और पोटेशियम हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है और यह उच्च रक्तचाप को ये सामान्य बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? दोस्तों ये जो होती है ये 200 से लेकर 280 में दोस्तों ये सबसे अधिक होती है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 200 से लेकर 280 के बीच दोस्तों विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो ये हृदय की गति की जांच ये कार्डियोग्राम के द्वारा ये की जाती है, जिसका दोस्तों आंसर ये हो जाएगा। और यह नब्ज नापने का एक अधिक सटीक तरीका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG का प्रयोग करता है। और अनेक चिकित्सीय स्थितियों में विशेषकर क्रिटिकल शुश्रूषा वैज्ञानिक औषधि विज्ञान में हृदय की अनवरत इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देख रेख की जाती है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये पोलियो रोग से ये तंत्रिका तंत्र ये प्रभावित हो जाती है। तो आंसर इसका तो हो जाएगा सी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और पोलियो वायरस आंत की दीवार में अपनी संख्या की वृद्धि कर लसिका और रक्त प्रवाह के द्वारा केंद्रित तंत्रिका में पहुँच करके पैरों की पेशियों को नियंत्रित करने की तंत्रिका को नष्ट कर देता है। और तंत्रिकीय आवेश के अभाव में पैरों की पेशियां अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न है, निम्न हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है?
तो ये फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रिया के लिए ये हेलोजन होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा, इसका फ्लोरीन हो जाएगा। और दोस्तों ये सभी जो है, ये सभी दोस्तों ये हेलोजन समूह के सब तत्व हैं, और ये जो है ये वर्ग 17 के अंतर्गत ये रखे गए हैं। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है? तो ये मानव रक्त में जो प्लाज्मा जो होती है ये 55% ही होती है। तो आंसर इसका 55% हो जाएगा। और रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं समान रूप से निलंबित रहती है, और यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% ही होती है। अगला प्रश्न है, सिंदूर किसे कहते हैं? सिंदूर या भखरा किसे बोला जाता है? दोस्तों ये HGS को ये बोला जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा HGS इसका हो जाएगा। और यह जो है सिंदूर का रासायनिक सूत्र GS होता है। इसे रसायन विज्ञान में मर्क्यूरिक सल्फाइड के दोस्तों ये नाम से भी जाना जाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड। इसमें से दोस्तों समानार्थी बोला चुनने के लिए देखते हैं, रूमिनेट का समानार्थी दोस्तों क्या होगा? ये रूमिनेट देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है थिंक डीपली अबाउट समथिंग। इसका दोस्तों होता है, तो दोस्तों रूमिनेट का दोस्तों होता है थिंक अबाउट डीपली समथिंग केयरफुली। इसका दोस्तों क्या होगा? तो इसका जो है, इसका दोस्तों ये पोंडर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ये पोंडर आ जाएगा। इसका भी दोस्तों होता है, इसका भी मीनिंग वही होता है दोस्तों थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली। इसका यही भी होता है समानार्थी इसका। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, ओडाकियस का दोस्तों ये समानार्थी क्या होगा? दोस्तों ये ओडाकोसी का दोस्तों मतलब होता है तो शोइंग ए विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। दोस्तों यहाँ देखिएगा, तो यहाँ जो ऑप्शन डी पर दोस्तों दिया गया डेडिंग दिया गया दोस्तों, तो इसका भी मतलब वही होता है। तो एडवांटियस या ऑडेसियसली बोल्ड, इसका भी दोस्तों आंसर यही हो जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑडेसियस डेडिंग का। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। इसका जो दोस्तों देखा, पर्सन मोर लाइक ए वुमेन देन ए मैन। दोस्तों आंसर क्या होगा देखते हैं। दोस्तों ये इफिनिमेट मीन्स दोस्तों होता है ऑफ ए मैन हैविंग करेक्टाइज रिकॉर्डेड ए टाइपिकली ऑफ ए वुमेन अनमेनली। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा C आ जाएगा दोस्तों। ये इफिनिमेट इसका हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्सन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन या प्रीडिजाइज स्पेशली इन द मैटर ऑफ द रिलीजियन। इसका दोस्तों क्या होगा? दोस्तों इसको निकालिएगा। दोस्तों इस बिगोट मीन्स ए पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन। दोस्तों इसका आ जाएगा आंसर, दोस्तों हो जाएगा बिगोट, इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, in the questions four words are given out of the which only one is the incorrectly spelled find the incorrectly spelled word। दोस्तों इसको देखिएगा, तो ये पंपस दोस्तों ये इफेक्टली ग्राउंड सलेम, इसका दोस्तों हो जाएगा। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा C, जो दोस्तों इनकरेक्ट है, बाद बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। मुहावरा दिया गया है बी ऑन वंस नेम। इस पर दोस्तों क्या होगा आंसर? इस पर दोस्तों देखिएगा, तो ये हो जाएगा इन ए पोजिशन ऑफ ए सप्लीकेशन, इसका हो जाएगा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, rearrange the part of the sentence in correct order an engineer building a bridge। दोस्तों इसका बोल रहा है ऑर्डर में सजाने के लिए पढ़ा दिया गया पी में फाइंड इजी टू कंप्रीहेंड, दूसरा है पिक द बेस्ट प्लान, तीसरा है एंड नोट द वन ऑफ द
मोट और रिस्ट। इसका दोस्तों क्या होगा, अगर ऑर्डर में फंसाइएगा तो ऑर्डर में फंसा कर देखिएगा दोस्तों, तो ये जो है पहले क्यू हो जाएगा, पिक द बेस्ट प्लान एंड नोट द वन ऑफ द मोटरिस्ट फाइंड इजली, तो दोस्तों कंप्रीहेंड हो जाए तो क्यू आर पी इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा क्यू आर पी। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस may have errors, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option। if a sentence is the free from error, select no error। इसमें से दोस्तों कौन सा सही गलत एरर है उसको चुनना है। पहला क्वेश्चन है, राजू along with his family goes from morning walk every day in the neighborly park। दोस्तों इसमें से कौन सा जो है गलत है ना। यहाँ दोस्तों बी में देखिएगा, तो बी जो है गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, दोस्तों ये यूज आर्टिकल ए बी फॉर मॉर्निंग वॉक दोस्तों होता है, ए मॉर्निंग वॉक होगा गोज इन द कम्प्लीटली करेक्ट एज इट एक्टिंग या कलेक्टिव नाउन, सो इट विल बी दोस्तों हो जाएगा, या टेक सिंगुलरली नाउन विच विद इट हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा, बी में दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइंड द in the following question out of the alternative select the alternative which better express meaning of the idiom and phrase। दोस्तों इन्फॉर्मेशन दिया गया, idiom and phrase में दिया गया, यहाँ स्टेटमेंट दिया गया, the directors ideas for the development of the company are all moonshine। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों निकालिएगा, तो ये हो जाएगा नॉन सेंस, इसका हो जाएगा दोस्तों ये जो है ये ऑल मोनसाइन मीन्स दोस्तों नॉन सेंस होता है, जो हम बिग या टोटल लाइन्स होता है इसका। अगला प्रश्न है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक द फिल इन द विद ए एप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें दोस्तों ये खाली जगह बोल रहा है भरने के लिए, पहला इसका विकल्प दिया गया है, द ऑब्जेक्टिव वाज सो डॉट दैट पीपल शेयर इट इन हॉरर। इसमें से दोस्तों कौन सा इसके लिए उपयुक्त हो जाएगा, दोस्तों देखिएगा, तो इसका दोस्तों आ जाएगा ये ग्रोटो क्यू, इसका दोस्तों आ जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स का। पहला है, किफिन नदी के ऊपर स्थित एक हवाई जहाज से नदी के दोनों ओर स्थित पैरों के तल के अनुमान कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो नदी के ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर दोस्तों देखिएगा पहले फिगर पे इसको लेकर देखते हैं, तो यहाँ जो है एक हवाई जहाज को दोस्तों बना रहे, ये जो है ये 30 डिग्री है अवनमन कोण इसका, और इसका दोस्तों ये 60 डिग्री है, और दोस्तों ये ए बी सी, इसको डी मान लीजिए, और जिसकी चौड़ाई की दोस्तों बात करें तो इसकी चौड़ाई दोस्तों ये 400 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब दोस्तों बोल रहा है कि नदी के ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई की दोस्तों ये ज्ञात करें। दोस्तों पहले जो बी सी देखिएगा, तो बी सी कितना है 400 है, और त्रिभुज दोस्तों ए बी डी में, चलो ए बी डी में लीजिएगा, तो त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं, तो यहाँ दोस्तों ये tan 60 डिग्री बराबर ए डी बटे बी डी, इस प्रकार दोस्तों ये 1/√3 बराबर ए डी बटे बी डी। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, तो ए डी बटे बी डी बराबर ए डी रेशियो बी डी बराबर कितना निकल जाएगा, √3 रेशियो ये 1 आ गया। इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा tan 30 डिग्री में, तो tan 30 डिग्री भी दोस्तों ये इसका भी दोस्तों निकल जाएगा, तो 1 रेशियो ये √3 इसका भी आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान के चलिएगा। तो अब दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं, तो नाउ बी डी ए डी प्लस डी सी बराबर, इसको दोस्तों निकालिएगा, तो बी डी कितना हो गया, 1 निकल गया, और बात करें ए डी का, तो ए डी कितना √3 हो गया, और तो डी सी की बात करती है तो ये √3 हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप तोड़िएगा, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा, तो बी डी प्लस डी सी हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी हो जाएगा, तो डी दोस्तों कितना हो जाएगा 3 1 दोस्तों ये कितना 4 हो जाएगा, 3 1 ये 4 आ जाएगा इसका आंसर।
और दोस्तों 4 आ गया। तो अब इसको दोस्तों तोड़िएगा तो एडी बराबर 3 यूनिट, इस प्रकार यूनिट तोड़िएगा तो 1 रूट बराबर 1 रूट 3 हो जाएगा। तब 100 गुना बाद बाकी 100 गुना रूट 3 का मान कितना होता है 1.732। तो इसको तोड़िएगा तो 173 पॉइंट दोस्तों ये समथिंग आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। अगला प्रश्न है, क्षेत्र महिला एक काम को 33 दिनों में समाप्त करती है, तो किसी कारण से कुछ महिला के काम में नहीं आने से काम 44 दिन में समाप्त हुआ, तो बताए कि कितने महिला नहीं आई। इस प्रकार से निकालिएगा। तो 33 दिन में कार्य करने के लिए क्षेत्र महिलाएं दोस्तों करती है, तो एक दिन में दोस्तों ये काम करेगी। दोस्तों ये 33 दिन में क्षेत्र महिला चाहिए, तो एक दिन में दोस्तों कितना चाहिए, तो ये 76 गुना 33 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये अब पूछ रहा है कि 44 दिन में समाप्त करने के लिए कितने महिला ने आई। तो इस प्रकार 44 का निकालिएगा तो ये 76 गुना 33 बटे 44 हो जाएगा। तब दोस्तों इसको तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 11 3 33 11 चौक 44 और दोस्तों ये 19 चौके 76, तो 19 3 57 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 57 आ गया। अब तो पूछ रहा है कि महिलाओं का अंतर क्या होगा, तो महिलाओं का अंतर दोस्तों यहाँ पूछ रहा है, तो 76 माइनस 57 कर दीजिएगा तो फिर कितना निकल जाएगा, ये 19 इसका आ जाएगा। इतना महिला इसमें से नहीं आई थी। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स है, यदि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। अगर तो इसको देखिएगा इसका आयतन निकालने के लिए तो ये क्या होगा, जो हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो घन का दोस्तों ये भुजा क्या होती है, ये 6 भुजा स्क्वायर दोस्तों इसका होता है। तो फिर भुजा स्क्वायर दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। दोस्तों ये कितना दिया गया है 864 दिया गया है। तो इस प्रकार तो तोड़िएगा तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो 864 बटे 6 कर दीजिएगा तो 144 आ गया, 144 आ गया। अब दोस्तों ये भुजा में निकालना है, तो भुजा बराबर दोस्तों ये का अंडर रूट हो जाएगा 144 का, तो इसका कितना निकल गया 12 निकल गया। अब पूछ रहा है कि दोस्तों इसका आयतन कितना होगा, तो ये दोस्तों ये आयतन क्या होता है, आयतन दोस्तों इसका होता है 1 क्यूब होता है। तो दोस्तों ये कितना निकल गया, भुजा इसका 12 निकल गया, तो अब 12 का क्यूब कर दीजिएगा तो ये 1728 इसका आ जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो 1 और 50 के बीच दोस्तों ये कुल दोस्तों तो ये 15 अभाज्य संख्या आती है। इसमें दोस्तों देखिएगा तो ये पहला अभाज्य संख्या 2 है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 45 दोस्तों ये 15 अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच आती है। अगला प्रश्न है, 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों के चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है, तो मीनार के ऊपर चढ़ने तक उसे कितनी देर विश्राम करना पड़ेगा। 2 मिनट दोस्तों इसे विश्राम करना पड़ता है। तो मीनार तक चढ़ने में दोस्तों यहाँ देखिए कि व्यक्ति 30 60 90 120 150 सीढ़ियों पर 2 मिनट का विश्राम किया है। तो दोस्तों यह कुल जो है दोस्तों इसे 10 मिनट तक दोस्तों ये विश्राम करना पड़ेगा लगभग। क्वेश्चन दोस्तों ये मौखिक था, मुँह से ही हल इसको करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी एक प्रकार का समान है और एक संख्या असमान है, तो उस असमान संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों इसको तोड़िएगा, यहाँ जो है दोस्तों यह बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक प्रकार है और एक संख्या, तो असमान संख्या को दोस्तों तोड़िएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पर चलिएगा दोस्तों, यहाँ जो है तो पहला जो है 9 5 14 14 3 17 नहीं टूटेगा दोस्तों। दूसरा 3 2 5 1 6 टूट फक्त चौथा। दूसरा दोस्तों 5 2 7 7 3 10 ये भी टूट फक्त चौथा है। 7 3 10 4 14। अगर दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार 5 व 23 को तोड़ें तो 5 व 23 को दोस्तों यहाँ जो है 5 बराबर 3 2 5 यहाँ आ रहा है। इसको दोस्तों तो तोड़िएगा तो 3 बराबर 3 बराबर 2 1 3 ये भी दोस्तों आ गया। दूसरा है 9 बराबर 5 3 8 दोस्तों ये नहीं पूरा था। और चौथा है 7 बराबर तो ये 4 3 7 दोस्तों ये जो है बाद बाकी सभी से भी सही है। बाद बाकी ऑप्शन ए पर देखिएगा तो ये
नहीं है, 9 बराबर 9 नहीं है, ये 3 बराबर 3 है, 5 बराबर 5 है, 7 बराबर 7 है, लेकिन यहाँ 9 बराबर यहाँ 8 ही है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है, यदि ए साइन ए प्लस बी साइन ए बराबर सी है तो ए कोस ए माइनस बी साइन ए का मान क्या होगा। अगर तोड़िएगा इसको देखिएगा तो ये लंबा प्रोसेस जाएगा। तो आप लोग फिर देखिए ए साइन ए प्लस बी कोस ए बराबर सी है, तो इसका समीकरण एक मानिए। दूसरा है ए कोस ए माइनस बी साइन ए, दोस्तों एक्स मान लीजिए। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 को दोस्तों दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने के बाद तो इसका आ जाएगा, तो ए फाइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर फाइन स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए प्लस इंटू कोस ए माइनस 2ab कोस ए साइन ए बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से तोड़िएगा तो इसका कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको निकालिएगा तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तोड़िएगा तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से तोड़िएगा तो ये 72 की ये बी आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 99 है तब तो 300x बटे 2x स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 का मान दोस्तों ये क्या होगा। तो ये सब दोस्तों कुछ नहीं, बाद में कैलकुलेशन है। यहाँ अंश और हर के x से दोस्तों जो विभाजित कीजिएगा, यहाँ तो हल इसको विभाजित कीजिएगा तो यहाँ जो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 300x बटे 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2, तो तोड़िएगा दूसरी कितना आ जाएगा, 300 बटे 2 गुना 99 गुना 102 बराबर 1। दोस्तों ये आ गया इसका आंसर, तो एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 70 सेंटीमीटर लंबा तार को दो टुकड़े में इस प्रकार बांटा गया कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ों का 2/5 है, तो छोटे टुकड़ों का आकार बताए दोस्तों। इसको दोस्तों थोड़ी देखिएगा तो ये 1/2√5 दोस्तों कीजिएगा तो ये 5:2 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों 70 को दोस्तों डिवाइड कीजिएगा 2/7 में, तो इसका दोस्तों ये 20 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 20 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। दोस्तों देखिएगा तो यहाँ क्या होता है, इसकी परिधि के बराबर निकालिएगा दोस्तों, ये 2πr बराबर 2π इंटू आर। आर कितना दोस्तों यहाँ 20 सेंटीमीटर प्लस फिर 2π, और दूसरा कार कितना है 13, तो दोस्तों इसको निकालिए तो आर बराबर ये कितना 33 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 33 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है दोस्तों। तो ये जो है तो ये हैदराबाद में किया गया था, आंसर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग से एक बात बोलना चाहेंगे, तो आप लोग को नॉनस्टॉप पढ़ा रहे हैं, अगर पसंद है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। दोस्तों ये जो है ये नमामि गंगे को दोस्तों ये दिया गया था, आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये भारतीय नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। और नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, और इस पहल की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है। दोस्तों ये है जो ये गुजरात में किया गया है। और एनटीपीसी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिलित परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। और यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड GGL का एक ज्वाइंट वेंचर है। और इस ज्वाइंट प्रोजेक्ट की आधारशिला पीएम मोदी ने 30 जुलाई 2022 को रखी थी। और इस प्रोजेक्ट को
आदित्य नगर या सूरत में एनटीपीसी के कवास टाउनशिप के घरों में H2NG नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? दोस्तों ये जो है ये कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ब्लेड में सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली ऑफिसर महिला ये बनी है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ये शिवानी सिंह हो जाएगा, शिवानी चौहान दोस्तों हो जाएगा, यहाँ शिवानी चौहान इसका हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? दोस्तों ये बनाया है पृथ्वी शॉ के द्वारा दोस्तों ये बनाया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा पृथ्वी शॉ हो जाएगा। और भारतीय क्रिकेट पृथ्वी शॉ ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रणजी ट्रॉफी स्कोर बनाया है। और फलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ मुंबई के ग्रुप बी मैच के दूसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुल 379 रन बनाए और रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के भावसाहल नेवालकर के नाम है। उन्होंने 30 दिसंबर 1948 में काठियावाड़ के खिलाफ 443 रनों की नाबाद पारी पर खेली थी। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? दोस्तों बात की जा रही है विश्व हिंदी दिवस की। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में दुनिया भर में भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये माना जाता है। आंसर 81 का बी हो जाएगा, 81 का ये बी हो जाएगा 10 जनवरी को। और यह दिवस उस दिन के सम्मान में मनाया जाता है जब भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार बोली गई थी। और वर्ष 1975 में नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और तब से प्रतिवर्ष दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? दोस्तों ये किया है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये किया गया था। आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की फैसला किया है जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत कवर किए गए थे। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी। और इस फैसले में लगभग 1.36 लाख राज्य NPCL कर्मचारियों को ये लाभ होगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? दोस्तों उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की जाए भारत का, तो दोस्तों ये जो है ये पंकज कुमार सिंह को दोस्तों ये नियुक्त किया गया था। आंसर तो दोस्तों इसका हो जाएगा पंकज कुमार सिंह हो जाएगा। और दोस्तों सीमा सुरक्षा बल BSF के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को 2 वर्ष के लिए डिप्टी नियुक्त किया गया है। और पंकज कुमार सिंह 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? दोस्तों ये जो है ये अहमदाबाद है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। और दोस्तों ये 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू की गई थी। और गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी इस कांग्रेस की मेजबानी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? दोस्तों ये जो है ये बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण ये पूरा हो चुका है। और जाति आधारित सर्वेक्षण 2 चरणों में ये किया जा रहा है। और जाति आधारित सर्वेक्षण 2 चरणों में किया जा रहा है। और पहले चरण में घर घर गिनती की गई थी जो पूरी हो चुकी है। और इसके अगले चरण के लिए फॉर्म जहां लोगों की जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी एकत्र की जाएगी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो आंसर इसका तो बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? अगर तो बात करें तो ये केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री ने मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत पत्र एक बार की नई छोटी बचत योजना की घोषणा की है। और इस पहल के तहत आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज पर 2 साल की अवधि के लिए यह राशि जमा की जा सकती है। और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अधिकतम जमा सीमा ये 15 लाख से बढ़ाकर के ये 30 लाख कर दी गई है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में खबरों में रहा धोलावीरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? दोस्तों देखिएगा, तो ये धोलावीरा जो है ये गुजरात में है। तो आंसर दोस्तों इसका गुजरात हो जाएगा। और माना जाता है कि धोलावीरा में लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक लोग रहते थे। और जुलाई 2021 में से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे भी नामित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? दोस्तों ये जो है ये 220 बोइंग जहाज ये खरीदने की समझौता किए। तो आंसर इसका 220 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये भारतीय महिला टीम की दोस्तों ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास में रचते हुए T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन चुकी है। और दीप्ति शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाजी ये बनी है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा दीप्ति शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पद्मश्री 2023 से नवाजा गया है? दोस्तों ये जो है ये मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को कला क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया गया। 90 का दोस्तों ये सी हो जाएगा, रवीना टंडन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज निगम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्काल प्रभाव से लाभकारी निर्देशक रूप प्रदान किया गया है। इससे पहले निगम भोपाल स्थित RBI के क्षेत्रीय कार्यालय में निर्देशक ये थे। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा नीरज निगम। अगला प्रश्न है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? दोस्तों चंपारण में 3 कठिया प्रथा की दोस्तों बात करें तो ये जो है 3 कठिया प्रथा में प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। लेकिन इसी विरोध में गांधी जी ने चंपारण में 1917 में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा नील की खेती करना। अगला प्रश्न है, मुंगेर की बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य दोस्तों क्या है? ये मुंगेर के बरहियाल ताल का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग की थी। तो आंसर 93 का दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया दोस्तों इसे क्या है? तो ये गांधी के चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व था। और इसी कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसके नाम में दोस्तों ये महात्मा जोड़ा था। तो दोस्तों ये आंसर इसका हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये उपयुक्त दोस्तों ये जो दिया गया है दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, कोसी, मगध और तिरहुत। दोस्तों इसमें से दोस्तों ये 96 दोस्तों तिरहुत फार्म दोस्तों इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसे हाल ही में तो ये मुकेश कुमार सिन्हा को ये नियुक्त किया गया। तो आंसर इसका मुकेश सिन्हा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार के सर्वाधिक बोली जाती है? क्षेत्रीय भाषा तो ये मैथिली भारत के बिहार और झारखंड राज्यों में नेपाल के तराई क्षेत्र में भी बोली जाने वाली भाषा और यह हिंद आर्य परिवार की सदस्य भाषा। तो इस प्रकार हो जाएगा मैथिली भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में किस एयरपोर्ट को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है? दोस्तों इसको ग्राहक संतुष्टि सर्वे में बिहार के गया एयरपोर्ट को प्रथम स्थान प्रदान किया। तो आंसर में ये बी हो जाएगा, गया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में क्राइकल पोस्ट का अधिग्रहण किया है? दोस्तों ये किया है कि ये अदानी ग्रुप के द्वारा किया गया। तो आंसर इसका अदानी ग्रुप हो जाएगा। और ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी स्थित क्राइकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अडानी समूह ने 1485 करोड़ में अधिग्रहण कर दिया है। और अडानी पोर्ट CEO का कारण अडानी ने बताया कि अडानी समूह अब भारत में 14 पोर्ट का संचालन कर रही है। अगला प्रश्न है, बिहार के किन 2 शहरों में रिलायंस जियो ने अपनी ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च की है? तो ये पटना और मुजफ्फरपुर में दोस्तों ये की। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा पटना और मुजफ्फरपुर हो जाएगा।
और जनवरी 2023 को बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर शहर में रिलायंस जियो ने अपनी ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च कर दिए और पटना के शहरी क्षेत्र पटना साहिब से लेकर दानापुर तक और मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में अब तक जियो ट्रू 5G का कवरेज मिलेगा। तो अंत पर दोस्तों इसका डी हो जाएगा। तो आज हम लोग अपने सेशन में कुल 100 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं जो आने वाले आगामी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।